तो आपको ये तो पता ही होगा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसे कूलम्ब्स लॉ का यूज करके किस तरह से निकाला जाता है। क्या फॉर्मूला है उसका, K, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और बात करें इस फोर्स की नेचर की, तो अगर दोनों ही चार्जेस सेम नेचर के हैं तो फोर्स रिपल्सिव होता है, अगर अपोजिट नेचर के हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, मतलब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो वो कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब आपको ये तो पता ही होगा कि वेक्टर्स किन्हें कहते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब मान लो कि हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दिया जाए और डायरेक्शन उसकी दिखा दी जाए, तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है जिसे मैंने ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे इसकी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपको करना क्या है कि वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है उसको तो आगे लिख लेना है, और वेक्टर जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है उससे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहां पर ये जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड से जब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको इसके साथ अटैच कर देने से इसने इसको क्या प्रोवाइड कर दी, एक डायरेक्शन। ये इक्वेशन अब हमें ये बता रही है कि वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड है और किस डायरेक्शन में है, जे कैप के थ्रू पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। जैसे कूलम्ब्स लॉ से हमें ये तो पता है कि अगर R सेपरेशन पर दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2, तो वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर मैं उस डायरेक्शन में ये पता कर लूं कि यूनिट वेक्टर क्या है, तो मुझे फोर्स की वेक्टर फॉर्म भी मिल सकती है। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों चार्जेस को ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, उसके अलोंग लगता है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R कैप से। कैप तो यहां पर ये बता रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है और R के ऊपर लगा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर है। तो यहां से आपको अब जो फोर्स मिलेगा वो होगा वेक्टर फॉर्म में। ये इक्वेशन हमें समझा रही है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। और ये जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर का, वो मिलता कैसे है कि वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R, उसको अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यहां से हमारा फोर्स क्या निकल कर आएगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इनटू में जो हमारा R कैप है उसकी जगह क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड जो कि दोनों ही चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उसी के इक्वल है। तो जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है उसकी वेक्टर फॉर्म क्या निकल कर आई, F किसके इक्वल होता है, K Q1 Q2 बाय R क्यूब, और इनटू में कितना R। अब इस इक्वेशन से हमें यह समझ में आता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग लगता है अगर चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो हमारा पॉजिटिव आता है। और पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों ही चार्जेस सेम नेचर के होते हैं। इस इक्वेशन में हमें चार्ज को साइन के साथ डालना होता है, और अगर चार्जेस का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आया, जब चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हुए, तो फोर्स जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और जब भी हम इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये कहलाता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन कभी कभी हम इंडिविजुअल चार्जेस पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये पता करना चाहें कि Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है,
तो उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले चार्ज पर दूसरे की वजह से। तो इस पहले चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, k q1 q2 r स्क्वायर। अब यहां पर हमें पोजीशन वेक्टर पता करना पड़ेगा पहले चार्ज पार्टिकल का दूसरे के रेस्पेक्ट में। जब आप इस पर फोर्स निकालना चाहते हो पहले चार्ज पर इसकी वजह से, तो उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि दूसरे चार्ज के रेस्पेक्ट में ये जो पहला वाला चार्ज है उसकी पोजीशन क्या है। और वो मिलेगी कैसे आपको पोजीशन, कि दूसरे चार्ज को आपको फर्स्ट चार्ज से जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा वो आपको देगा पोजीशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। ध्यान रहे वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी 2 से 1 की तरफ, क्योंकि हम जो पोजीशन पता कर रहे हैं वो दूसरे के रेस्पेक्ट में फर्स्ट की पता कर रहे हैं। और जब इस फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहां पर r का क्यूब आता है तो वहां पर आएगा r12 का क्यूब। तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर यूज होगा वो भी होगा r12। तो यहां पर r12 हमारा वेक्टर होगा, यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, और ये r12 का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसका है क्यूब। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स पता करना चाहते हो पहले की वजह से, तो वो किस तरह से आएगा, k q1 q2। अब आपको क्या पता करना पड़ेगा, दूसरे वाले चार्ज की पोजीशन पहले वाले के रेस्पेक्ट में, और उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक वेक्टर जो दोनों ही चार्जेस को जोड़े, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस बार कहां से कहां हो, पहले चार्ज से दूसरे की तरफ। इसको हम कहेंगे r21, और वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल्स टू k q1 q2, और अपॉन में जो हमारा r21 है उसका क्यूब, और इनटू में r21। तो आपको यहां पर ये दिख रहा होगा कि हम जिस भी चार्ज पर फोर्स पता करना चाहते हैं हमें उसका पोजीशन वेक्टर पता करना है दूसरे वाले चार्ज के रेस्पेक्ट में। कभी कभी क्या होता है कि हमें इन दोनों ही चार्जेस की पोजीशन किसी एक दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता दी जाती है, कि पहला वाला जो चार्ज है वो पॉइंट O से उसकी जो पोजीशन है वो है r1, और दूसरे वाले चार्ज की जो पोजीशन है O के रेस्पेक्ट में वो है r2। लेकिन जब हम फोर्स निकाल रहे होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट r1 और r2 में नहीं होता। अगर आप F12 निकाल रहे हो तो आपका इंटरेस्ट r12 में है, और अगर आप F21 निकाल रहे हो तो आपका इंटरेस्ट r21 में है। तो अगर हमें r21 निकालना पड़ेगा तो उसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसे हम r2 माइनस r1 से पता कर सकते हैं। और ये जो r21 है वो r2 माइनस r1 आ कैसे रहा है, कि हमने वेक्टर्स के लिए एक लॉ पढ़ रखा होता है जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर हम पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ दें और ये आपकी रिप्रेजेंट कर दें ट्रायंगल की 2 साइड, तो बंद करने के लिए जो हम तीसरी साइड बनाएंगे वो हमें देगी रिजल्टेंट। जैसे यहां पर ये जो हमारा r21 है उसका मतलब है दूसरे चार्ज की पोजीशन पहले वाले चार्ज के रेस्पेक्ट में ये रही, ये है हमारा r21। तो आप देखना कि ये जो r1 है पहले चार्ज की पोजीशन O के रेस्पेक्ट में उसके हेड से ही तो उसको जोड़ा गया है, तो ये दोनों तो हो गई ट्रायंगल की 2 साइड। बंद करने के लिए जो मैं तीसरी साइड बना रहा हूं वो है रिजल्टेंट, मतलब r2 वेक्टर जो है हमारा वो r1 और r21 के समेशन के इक्वल है। ये मैंने निकाला है किसके थ्रू, यूजिंग ट्रायंगल लॉ। r2 इज इक्वल्स टू क्या है, r1, और r1 में क्या जोड़ना है, r21। तो यहां से देखो अगर मैं r21 निकालूंगा तो r1 को इधर लेकर जाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, r2 माइनस r1। ऐसा आपको कब करना है, जब आपको दोनों ही चार्जेस की पोजीशन किसी एक तीसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताई जाए। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको r12 निकालना है, और ये निकालना कब पड़ेगा, जब आपको पहले वाले चार्ज पर फोर्स पता करना है दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो क्या निकल कर आ जाएगा, r1 माइनस r2। और अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि इस टॉपिक पर बेस्ड हमसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कुलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हमने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं A और B, जिनके चार्जेस ये हैं, ये A का चार्ज है, ये B का चार्ज है, विद देयर पोजीशन वेक्टर्स रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A,
दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो हमें पता करना है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम फोर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, के का मतलब 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। दोनों ही चार्जेस का प्रोडक्ट, तो 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1 कूलम्ब स्क्वायर। ये आ गया हमारा चार्जेस का प्रोडक्ट। और अपॉन में क्या है, जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, और इनटू में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो। अब यहां पर पहली बात तो ये है कि हमसे फोर्स पूछा गया है ए पर बी की वजह से, तो हमें पोजीशन भी ए की पता करनी पड़ेगी बी की वजह से। यहां पर उस पोजीशन का हमें मैग्नीट्यूड का क्यूब डालना पड़ेगा, और इनटू में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब मैंने आपको यह भी समझा रखा है कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते कैसे हैं, कि हम ए के पोजीशन वेक्टर में से बी के पोजीशन वेक्टर को घटा देते हैं, क्योंकि हमें दोनों ही चार्जेस के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो किसी तीसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताए जाते हैं। तो ये है ए का पोजीशन वेक्टर, ये है बी का। तो आप घटा दो कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप में से आप इसको घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस का आई कैप हो जाएगा, प्लस का जे कैप और माइनस का 3 के कैप। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। लेकिन जब हम ए पर बी की वजह से फोर्स पता करते हैं तो पोजीशन वेक्टर तो हमें रिक्वायर्ड है ही, हमें पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कि अंडर रूट में उसके आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, तो जो हमारा 2 है उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस के वाले कंपोनेंट -2 का स्क्वायर, वो भी कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 12, जिसे मैं 2 अंडर रूट 3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमें आर ए बी के मैग्नीट्यूड को भी रिप्लेस करना है और आर ए बी को भी डालना है। तो क्या आएगा हमारा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारा 8, और रूट 3 का जो क्यूब है वो आ जाएगा 3 रूट 3, और इनटू में पोजीशन वेक्टर, इस सभी में से आप देखोगे 2 तो आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। यहां भी आप देखोगे 2 से ये जो हमारा 8 है वो 4 टाइम्स कट हो जाएगा, 3 से ये 9 हमारा 3 टाइम्स कट हो जाएगा, और रूट 3 से ये जो 3 है वो रूट 3 टाइम्स कट हो जाएगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वेक्टर फॉर्म में क्या निकल कर आ रहा है, रूट 3/4। आपको दिख रहा होगा कि यहां पर रूट 3 बचा है और अपॉन में क्या बचा है 4 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ब्रैकेट में क्या है हमारा वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी न्यूटन। तो ये निकल कर आ गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ध्यान रहे कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ए का बी के रेस्पेक्ट में, फोर्स हमारा उसी डायरेक्शन में आएगा। लॉजिक, क्योंकि हमारे चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि दोनों ही चार्जेस सेम नेचर के हैं। अब देखिए आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, उस पर बेस्ड हमसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको यह समझाता हूं कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 से ज्यादा चार्जेस हैं, तो किसी भी एक चार्ज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके नेट फोर्स कैसे निकालते हैं।